उसे हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 12 के अध्याय 1 के टॉपिक गाउस का नियम पर आधारित ये हमारी वर्कशीट संख्या 3 इस पर लिखा गया है, जो 3 अगस्त को प्राप्त हुई है। अगर हम इसको गृह कार्य के रूप में देखें तो ये 10वें नंबर का गृह कार्य है। इसे हम सॉल्व करेंगे। पिछले दिनों की तरह ही इसमें भी 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पांचों प्रश्नों को सॉल्व करते समय कुछ चीजें जो वर्कशीट में दी गई है वो हम सीखेंगे। कुछ अतिरिक्त चीजें भी हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आगे हमें किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन है गाउस के नियम, गाउस का नियम क्या है। पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि गाउस का जो नियम है वो क्या है, ये आपको बताना है। गाउस का नियम क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज गॉस लॉ। जो प्रश्न है उस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, हमने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 1 में, कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कोई भी बंद पृष्ठ है आपके पास में, कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जितना भी आवेश है, मान लीजिए समीशन Q है, तो उसका 1/एप्सिलॉन गुना होगा, ये फ्लक्स का मान होगा। लेकिन जो माध्यम है वो अगर निर्वात लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में 1/एप्सिलॉन है, उस 1/एप्सिलॉन की जगह 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन का जो मान है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और निर्वात की स्थिति में एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हो जाता है 1 हो जाता है। तो एप्सिलॉन आर का मान अगर हम 1 रख दें तो निर्वात में एप्सिलॉन की जगह हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में गाउस का नियम है। अगर मैं इसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बताना चाहूँ, कुछ एक बच्चे अंग्रेजी माध्यम के भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, इट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। जो चार्ज उस क्लोज सरफेस द्वारा की वजह से उसके अंदर है, उसके द्वारा एनक्लोज्ड है, उसको अगर परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपके पास में आ जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन, ये आपके पास में होगा। और वही बात मैं कह सकता हूं कि निर्वात में एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपके पास में। खैर, ये हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने इसको आगे सॉल्व भी किया हुआ है। सॉल्व करने का रीजन ये है कि ये तो हमारी वर्कशीट थी, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए, परीक्षा में सवाल आ जाए कि गॉस लॉ का सूत्र स्थापित कीजिए, फॉर्मूला आपको अगर इसका निकालना पड़ जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक आपके पास में चार्ज है Q और ये एक सरफेस से घिरा हुआ है। ये सरफेस अगर आपको नहीं दी हुई है तो इमेजिनरी आप मान लीजिए। इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया है, हम कह सकते हैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया आपके पास में है, जो इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज को पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसकी डायरेक्शन में होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और जो डायरेक्शन सरफेस एरिया की होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ है, जैसे आपकी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन के ठीक सामने अगर हम एक पेन रख दें जो आपकी तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे, तो वो जो पेन है वो आपकी स्क्रीन के क्षेत्रफल की दिशा कहलाएगा, यानी पृष्ठ के लंबवत जो डायरेक्शन है, ये पृष्ठ के लंबवत जो डायरेक्शन है ये कहलाएगी क्षेत्रफल, यानी ds, सरफेस एरिया की डायरेक्शन। और
ये जो डायरेक्शन है आर की डायरेक्शन में, आर की दिशा में, ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो फ्लक्स इस स्मॉल पार्ट से पास आउट हो रहा है उसको आप कह सकते हो डी फाई, स्मॉल पार्ट से, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस का अदिश गुणा, ई और डी एस का अदिश गुणा। और अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं पूरे पृष्ठ के कारण, पूरी होल सरफेस की वजह से निकालना, तो होल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं तो आपके पास में आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो एक खास बात है इसमें, जब हम कहते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, या हम कहें कि किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब कभी भी एक पृष्ठ किसी भी आवेश को परिबद्ध कर ही नहीं सकता। कभी भी एक जो आवेश है वो पृष्ठ को परिबद्ध नहीं कर सकता है। पृष्ठ को परिबद्ध करने के लिए आपको एक से अधिक पृष्ठों की जरूरत पड़ेगी, और अगर एक पृष्ठ से परिबद्ध कर रहा है तो एक पृष्ठ का एक सिरा दूसरे सिरे से मिला हुआ है, ये आप समझ लीजिए। यानी ये एक पृष्ठ ही बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहा है, जैसे कि किसी बॉल में। बच्चों आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? यस सर। सर आ रही है। ठीक है। पंकज कह रहा है आवाज नहीं आ रही। पंकज बेटा तुम्हारे वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करोगे या एक बार रीज्वाइन करोगे तो शायद आपके पास आ जाएगी। आप चिंता नहीं करें, एक आध मिनट में ये सही हो जाएगा। नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है, आज मौसम सही है तो नेटवर्क सही हो जाएगा थोड़ी देर में। खैर, मैं जो बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि अगर आपके पास में ये जो चार्ज है वो एक ही सरफेस से गिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ही सरफेस क्लोज्ड लूप बना, एक क्लोज्ड सरफेस बना रही है, एक बंद पृष्ठ बना रही है। और अगर ये एक से ज्यादा पृष्ठ है तो इसका मतलब ये पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नहीं है, पृष्ठों द्वारा परिबद्ध है। जैसे मैं एक बेलन की बात करूं, एक सिलेंडर की बात करूं, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होती है, 1, 2 और बीच वाला। ये जो दोनों हैं इनको अपन कहते हैं सर्कुलर सरफेस या वृत्तीय, और बीच वाला जो है वो कहलाता है पार्श्वरूप। तो खैर ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आगे हम बढ़ते हैं। ई डॉट डी एस कॉस थीटा की बात में कर रहा था। ई की वैल्यू अपन रखें तो पॉइंट चार्ज के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई। पॉइंट चार्ज के लिए ई की जो वैल्यू होती है बिंदु आवेश के लिए, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ds की जगह ds है और cos थीटा की जगह cos थीटा। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है। यानी कि ये सरफेस एरिया एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। आप एलिमेंट अगर बड़ा ले लेते तो भी आपके पास में चार्ज तो क्यों ही रहता, आवेश तो क्यों ही रहता, तो q को भी आपने बाहर ले लिया। आपके पास अंदर आ जाएगा ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन तीनों को हमने कांस्टेंट नहीं लिया है, ना ds को लिया है ना cos थीटा को लिया है। क्यों नहीं लिया है? तो हमारे पास में ये एक सरफेस थी। अब देखो इंटीग्रेशन हो रहा है ds के सापेक्ष। इसका मतलब ये है कि अगर ds की पोजीशन चेंज कर दें, सरफेस एरिया जो हमने एलिमेंट लिया है, छोटा अल्पांश लिया है, उसके क्षेत्रफल की जगह चेंज कर दें या उसकी साइज चेंज कर दें, तो ds यानी क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। तो इसको आप कांस्टेंट नहीं ले सकते। अगर आप इसकी डायरेक्शन या चेंज कर देंगे तो जो ई की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, और साथ साथ में जो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इनके बीच में कोण जो है वो भी चेंज हो सकता है। इसलिए cos थीटा को भी हमने कॉमन नहीं लिया, बाहर नहीं लिया, कांस्टेंट नहीं लिया। और अगर इस चित्र को अपन देखें, इस डायग्राम को देखें, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई ऐसी जगह पर ये एलिमेंट लेता हूं, सरफेस एलिमेंट लेता हूं, यानी कि पृष्ठीय अल्पांश लेता हूं जो चार्ज के पास में है, तो आर का मान कम आएगा। और ऐसी जगह लेता हूं जो चार्ज से यानी आवेश से दूर है, तो आर का मान ज्यादा आएगा। तो आर भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको भी हमने बाहर नहीं लिया है। अब ये जो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं क्यूबिक एंगल या सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो इसकी जगह अपन डी ओमेगा रख सकते हैं। अपने पास में क्या आ जाएगा देखते हैं। इसको हटा दिया मैंने, ये बाहर तो अपने पास में था Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आ गया इंटीग्रेशन डी ओमेगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह आ गया डी ओमेगा। और जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब क्या है, डी ओमेगा का कुल मान, यानी कि सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू जो है वो हमेशा 4 पाई के इक्वल होती है। तो डी ओमेगा इज इक्वल 4 पाई। ये वैल्यू यहां रख दोगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी है, और आपके पास में आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गाउस के लॉ में फॉर्मूला हमारे पास में है। तो इस तरीके से अगर ये आपको फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए आता है, सूत्र स्थापित करने के लिए आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। हालांकि ये वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं है, वर्कशीट में केवल इसकी डेफिनेशन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, छोटे से पार्ट की वजह से फ्लक्स ई डॉट डी एस है, अगर टोटल के लिए निकालें तो इंटीग्रेशन कर दिया है, और इस इंटीग्रेशन में हमने ई की वैल्यू रख दी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया है, अंदर रह गया इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण के बराबर होता है, जिसे डी ओमेगा कहा जाता है। तो डी ओमेगा यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी जगह, डी ओमेगा की जो टोटल वैल्यू होती है वो 4 पाई के इक्वल्स होती है कुल मान, किसी भी पृष्ठ के लिए कुल मान जो है वो 4 पाई के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है, 4 पाई के इक्वल है। ये वैल्यू अगर हम रख दें तो आपके पास में, जैसे भी मैंने सॉल्व करके बताया, तो आपके पास में आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, जैसा कि आप इस पीडीएफ में ऊपर वाले पृष्ठ भाग पर देख रहे हो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आ गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास में रह गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करके भी देखें तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर केवल डेफिनेशन आती है, 1 नंबर का आता है, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन अगर ये 3 या 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्मूला एस्टेब्लिश भी करना हो, तो आपको यहां तक ये करना है इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है वो अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है गाउसीय पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। हाँ बोलिए बेटा। सर ये ओम को ही ओमेगा बोलते हैं? नहीं, ओम और ओमेगा अलग है, ओम और ओमेगा ओम अलग है। साइन 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 जो है ना वो एक जैसा है, लगभग साइन एक जैसा है, ठीक है ना। साइन इसका भी ओम जैसा ही बना हुआ है, लेकिन ओम और ओमेगा अलग है। ओम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उस नाम पर रखा गया है, और एक्चुअल में ये ओम नहीं है, ओम है, OHM, ठीक है। तो ये इसका साइन बनाया हुआ है। यहाँ पर जो हम डी ओमेगा काम में ले रहे हैं, ये डी ओमेगा जो है ये डी ओमेगा एंगल है, और ये जो ओम अपन लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। तो ये अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अब जो चैप्टर हम 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे। खैर नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन है गाउसीय पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, डिफाइन गाउसियन सरफेस। क्वेश्चन जो है उसकी डेफिनेशन हम देंगे गाउसीय पृष्ठ की, लेकिन गाउसीय पृष्ठ की कोई भी सटीक डेफिनेशन नहीं है। जो भी डेफिनेशन दी जाएगी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस परिस्थितियों के हिसाब से हमें करना होता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूंगा, तो जो डेफिनेशन है वो मैं कह सकता हूं कि गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक समान होती है, नंबर 1 बात। और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत होती है या समानांतर होती है, या तो लंबवत होती है या समानांतर होती है, ठीक है। उसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ का जब हम चयन करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा अगर आ गया जिसमें क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन के बीच में 60 डिग्री का एंगल हुआ तो भी आप कैलकुलेट कर सकोगे। यानी ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री या 0 डिग्री हो। 90 डिग्री और 0 डिग्री अगर होता है तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, लेकिन ये कोई भी कंपलसरी शर्त नहीं है, अनिवार्य शर्त नहीं है, ये आवश्यक है। आवश्यक वो जो हो तो अच्छा है,
अनिवार्य वो हो जिसका होना बहुत जरूरी ही नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अनिवार्य क्या है, पृष्ठ बंद होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर पृष्ठ बंद नहीं हुआ तो फिर आप गाउस का नियम नहीं लगा सकते, ये अनिवार्य है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि वो बंद पृष्ठ जो है वो गोलाकार या बेलनी होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने बनाया, ये ऐसा बनाया है ये। अब आप देख सकते हो, इस जब हमने इसका फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया उस समय हमने ये कहा कि भाई ये ई की डायरेक्शन है और ये डीएस की डायरेक्शन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत थे। अरे लंबवत थे कि जब हमने एस्टेब्लिश किया, सूत्र को स्थापित किया, नहीं। तो ये लंबवत नहीं थे। यानी कि लंबवत नहीं होंगे तो भी आप काम कर सकते हो, तो भी आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन लंबवत होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो मैंने दी है, मैं क्या कह रहा था, परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक जितने भी हमने गाउस के अनुप्रयोग पढ़े उन सब में हमने देखा था जो ई और डीएस के बीच का एंगल है वो या तो थीटा इज इक्वल टू 0 आता था या थीटा इज इक्वल टू 90 आता था। तो अगर ऐसा हुआ तो इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि गाउसी पृष्ठ की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। स्टैंडर्ड परिभाषा के कहीं पर भी मौजूद नहीं है, कोई भी इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं दे सकता है, क्योंकि एक काल्पनिक प्रश्न है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं गाउसियन सरफेस इज ए इमेजिनरी सरफेस enclosing a charge such that electric flux is perpendicular to the each point on the surface and equal on the all point of surface and the electric potential is equal to the every point। यानी कि गाउसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के या तो परपेंडिकुलर होता है या उसकी डायरेक्शन में होता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन, मोटी मोटी डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन ये कभी भी सटीक परिभाषा नहीं होगी और गाउसियन सरफेस की कोई भी सटीक डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास में नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। गाउस के नियम से किस भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है? द वैल्यू ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द गॉस लॉ। ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसका कोई डेफिनेट, कोई एग्जैक्ट आंसर हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हम एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। गाउस के नियम से हम बहुत सारी भौतिक राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने अनुप्रयोग देखे उन अनुप्रयोगों में हमने, अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस जो दी है इस फॉर्मूले को काम में लेने के लिए, वो दी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। लेकिन गाउस के नियम से आप फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले से आप एफ क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, फाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपके पास में है। तो अगर आपको ये पता है कि ये जो माध्यम है वो कोई निर्वात नहीं होकर के, जो मीडियम है वो निर्वात नहीं होकर के कोई अन्य माध्यम है, तो जो फाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आ जाएगी। एप्सिलॉन आएगा नीचे, उसको आप लिख सकते हो, नीचे आएगा आपके पास में एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन है इसको चेंज करके लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब अगर आपके पास में टोटल चार्ज, टोटल आवेश, टोटल आवेश आपके पास में है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस आपके पास में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स आपके पास में है, तो आप इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन आर यानी परमिटिविटी यानी कि परावैद्युतांक का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो आप इससे और भी चीजें ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, इससे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं और चार्ज निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ परमिटिविटी की यानी कि परावैद्युतांक की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलें तो अगले प्रश्न पर हम चलें तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको कहा हुआ है
कि एक आपके पास में क्लोज्ड सरफेस है जिसमें एक +2 कूलम, एक +5 कूलम और एक -3 कूलम का चार्ज है, जबकि इसके बाहर एक -4 कूलम और एक +1 कूलम का चार्ज है। अब क्वेश्चन है कि इस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass out from this surface. In this surface, charge enclosed by surface is +2 कूलम, -3 कूलम एंड +5 कूलम, और जो चार्ज बाहर है वो है 4 कूलम माइनस का एंड +1 कूलम। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई देखो, गाउस का नियम कहता है कि किसी भी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है, बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब जो इसका विद्युत फ्लक्स है वो 4 कूलम और +1 कूलम पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा केवल इस 2 कूलम, 3 कूलम, -3 कूलम और +5 कूलम पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन ओनली द चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। इट इज, ये जो है वो चार्ज जो एनक्लोज है उस पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना अंदर है। ये हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कहेंगे समीशन ऑफ क्यू, चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस इज समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू +2 क्यू है, -3 कूलम है, +2 कूलम है, -3 कूलम है और प्लस का 5 कूलम है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4 कूलम। तो आपके पास में जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस सरफेस से वो आ गया है आपके पास में प्लस का 4 कूलम। और ये जो प्लस का 4 कूलम है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला बहुत इजी है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन ऑफ नॉट। तो समीशन ऑफ क्यू का मान जो है वो है 4 कूलम, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों मात्रक आपको नहीं याद है तो देख के लिखो, लेकिन लिखो। आप जब एक से ज्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मात्रक लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे तो आपको यूनिट अपने आप याद हो जाएगी। तो यूनिट आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक सिंपल सा गुणा भाग करना है, आपको 4 को डिवाइड करना है 8.854 से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास में ऑलमोस्ट 0.45 आएगा, इंटू 10⁻⁻ जो है वो माइनस का 12 ऊपर चल जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये कूलम से एक पावर कूलम की कैंसिल हो गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे रह गया आपके पास में एक कूलम। तो ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4.5 इंटू 10⁻⁻। एक डिजिट आगे लेके गए हो तो जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि किसी भी सरफेस के बाहर -3 कूलम चार्ज है, अंदर आवेश 0 है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हमें करना था। बात ये याद रखनी है कि जो आवेश किसी भी पृष्ठ के भीतर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, ये ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और जो बाहर आवेश होता है वो इससे चेंज नहीं कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गाउस नियम में उपयोग में ली जाने वाली राशि एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए। राइट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट यूज इन गाउस लॉ। तो गाउस के नियम में ये जो फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट अपन काम में ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला, इसकी हमें क्या लिखनी है? इसकी हमें लिखनी है गाउस के नियम से विमा यानी डायमेंशन। अब देखो, डायमेंशन में डायरेक्ट भी काम में ले सकता था, डायरेक्ट मुझे अगर इसका यूनिट यानी कि मात्रक पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं गाउस के नियम से ही चलता हूं। क्योंकि गाउस के नियम का इसमें हम सारा ले रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन फाई। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहां पर हमने इस फॉर्मूले को निकाला हुआ है। अब फाई की अगर वैल्यू रखें तो फाई इज इक्वल टू होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ क्यू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो ये हमने यहाँ रख दिया है समीशन ऑफ क्यू अपॉन ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर अपन इसकी मात्रक यानी यूनिट यूज में लें तो समीशन ऑफ क्यू यानी कि चार्ज यानी कि आवेश,
आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है, अपॉन E डॉट ds का जो मात्रक है, E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम और ds का जो मात्रक है वो होगा मीटर स्क्वायर। सम्मिशन का मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमने यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कूलाम को ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके चले जाओगे तो आपके पास में हो जाएगा कूलाम, आपके पास में हो जाएगा ये कूलाम, ऊपर चला गया तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो ये जो हमने है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कूलाम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हमको पता है कि कूलाम जो है वो एम्पेयर इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, विद्युत आवेश विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास कूलाम की जगह आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसका क्या लेना है स्क्वायर अपॉन अपॉन न्यूटन जो है वो फोर्स यानी बल का मात्रक है, तो फोर्स के लिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और मीटर की जगह मीटर। बस आपको इस सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाना और ब्रैकेट को खोलना है। तो अगर मैं इस सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले मीटर जाऊं और स्क्वायर ब्रैकेट होगा को ना सर? खोलूं, हो सॉरी गलती से लिखने में मीटर आ गया है, वेरी गुड, अच्छे आपने ध्यान दिया बच्चे ने, गलती से मीटर स्क्वायर की जगह मीटर लिख दिया है मैंने। खैर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, एम्पेयर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया तो एक और सेकंड स्क्वायर आ गया, नीचे क्या रह गया किलोग्राम, और देखो ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, तो ये अपने पास में यहां से आ गया है। अब आपको क्या करना है, इनको चेक करना है कि ये सारे फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक हैं या नहीं है, क्योंकि डायमेंशन लिखने के लिए मात्रकों का मूल मात्रक होना जरूरी है। तो हम कहेंगे भाई एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मूल मात्रक है, सेकंड जो है वो समय का मूल मात्रक है। इसको सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर को आप चेंज भी कर सकते हो, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर इक्वल टू सेकंड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। पावर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो बेस अगर इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एम्पियर यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक मूल भौतिक राशि है, ये तो एम्पियर इसका मूल मात्रक है। सेकंड भी एक मूल मात्रक है टाइम का, समय का। मीटर लेंथ का यानी लंबाई का मूल मात्रक है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान यानी मास का मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट है। चारों ही फंडामेंटल यूनिट है यानी कि मूल मात्रक है। तो अब हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, इसकी विमा लिख सकते हैं। अब विमा लिखने के लिए क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है, इनकी विमीय संकेत यानी कि डायमेंशन इंडिकेशन काम में लेने। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन इंडिकेशन भी जो विमीय संकेत है वो भी ए ही होता है, कैपिटल ए। और कैपिटल ए तो आप देख सकते हैं एम्पियर की पावर कितनी है 2, तो यहां पर भी 2 आ गया। सेकंड किसका है, ये है टाइम का, समय का, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, विमीय संकेत डायमेंशन इंडिकेशन वो लेते हैं टी। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 4 है, तो ये आ गया 4 अपॉन, नीचे देखते हैं किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का, मास का, तो ये मास के लिए हम लेते हैं कैपिटल एम। इसकी पावर कितनी है, किलोग्राम की पावर 1 है, तो इसकी पावर भी 1 आ जाएगी। मीटर हम लेते हैं लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, तो ये एल आ गया। इसकी पावर 3 है, तो ये 3 आ गया आपके पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ चुका है। हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब केवल आपको क्या करना है, ये M1 और L3 है, इसको ऊपर लेकर के जाना है, इसको ऊपर लेकर के जाना है। तो जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, M की पावर -1 हो जाएगा, L की पावर -3 हो जाएगा, T की पावर 4 ऑलरेडी है, A की पावर 2 ये भी ऑलरेडी है। तो आपके पास में डायमेंशन आ गई है M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया है। आप देख सकते हो ये आपके पास में आ गया है इस तरीके से। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। ये हमारे पांचों क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं।